Good morning, ladies and gentlemen. Hello, friends. एजुकेशन कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश अ डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कला और संस्कृति का समागम है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। यहां लघु उद्योग से लेकर बड़े कारोबार का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। देश विदेश तक यहां के उद्योग और कारीगरी की धमक है। इसके साथ अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। यहां ना तो अवसर की कमी है, ना ही प्रतिभाओं की। जरूरत है यहां के युवाओं को इन अवसरों के बारे में सही समय पर सटीक जानकारी देने की, उनकी प्रतिभाओं को तराशने की, ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तरक्की में आप सभी युवा एक महत्वपूर्ण और एक मजबूत योगदान अदा करें। इसीलिए आपका सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी संगम इस बार आपके बीच लेकर आया है एजुकेशन कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश अ डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन। इस कार्यक्रम में शुरुआत करने से पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए मिस्टर आके खंडाल का, जो वीसी है यूपीटीयू के, मिस्टर डीएस यादव, प्रो वीसी यूपीटीयू, मिस्टर जैन कृष्णा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट एंड रीजनल हेड टीसीएस, जी संगम के संपादक वासेंद्र मिश्र, जेडएमसीएल की एजुकेशन एडिटर मिसेज उमा प्रभु एंड बिजनेस हेड विनोद दास का, कि कृपया आप मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत करें। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस मौके पर हम निवेदन करते हैं मिस्टर विनोद दास, हमारे बिजनेस हेड, इस कार्यक्रम, इस जी संगम के इनिशिएटिव के बारे में हमारे मेहमानों को बताएं। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन बिहाफ ऑफ जी मीडिया कॉर्पोरेशन, द लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क इन इंडिया, एंड जी संगम, द नंबर 1 न्यूज चैनल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, I bid you all a warm welcome to today's conclave, Uttar Pradesh, a destination for education. Zee Sangam has been the number 1 news channel for the states of Uttar Pradesh and Uttarakhand for 5 years. It is a very crowded news market with 7 news channels, but we've maintained our leadership position. We have over the last 5 years represented the citizens of the states of UP and Uttarakhand. We have shared their triumphant stories, their success stories. We have showcased the challenges that they face, their aspirations. Today, while India is poised to unleash the benefits of a young youth on the economy, we question, is UP able to offer its youth the opportunities, both for education, for jobs, that the country needs? Zee Sangam has taken that first step forward in building that partnership. We have brought together under this roof students who are the stakeholders of India's future, UP's future, the government, the technical institutes, the industry, all on one platform, so that today we can debate and discuss the challenges that face us and how best to address them. So I'll hand off now to you, to my colleague Niharika, who will take you through the rest of the program. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Vinod Das. कटथ्रोट कंपटीशन के दौर में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है उत्तर प्रदेश में युवाओं को तकनीकी शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाया जाए। यहां की शिक्षा व्यवस्था के प्रति एक विश्वास, एक भरोसा पैदा हो। इसी मकसद से आज हम सब यहां जुटे हैं। जैसा कि मिस्टर विनोद दास ने बताया, आज हमारे साथ यहां शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम हस्तियां मौजूद रहेंगी, जो उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा किस तरीके से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एजुकेशन पर हम फोकस करें, ताकि एक बेहतर भविष्य हमें मिले, हमारे छात्रों को मिले। इस पूरी चर्चा को हमने 2 सेशन में बांटा है। पहला सेशन जिसमें हमारे साथ कस्टोडियन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होंगे, और दूसरे सेशन पर हम फोकस करेंगे और बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री से। इस चर्चा के लिए सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारे सेशन की मॉडरेटर मिसेस उमा प्रभु का, जो ग्रुप एडिटर है जेडएमसीएल की। कृपया आप मंच पर आएं। प्लीज वेलकम हर एज शी विल मॉडरेट द 2 सेशंस। हमारे पैनल का परिचय जो मंच पर आए, मिस्टर आर.के. खंडाल, हु इज वाइस चांसलर यूपीटीयू, सर प्लीज वेलकम। मिस्टर डीएस यादव, प्रो वीसी यूपीटीयू, एंड
The third panelist will be Mr. Jayan Krishna, who is Principal Consultant and Regional Head TCS. Mrs. Uma, I am gladly handing over you the first session. Please initiate the process. Thank you very much, Niharika. As all of you know, the higher education scenario in the country is going through a transition, a huge transition. On one hand, we are talking about the demographic dividend. 65 million people will get into the workforce by 2022, and these people need to be educated. The National Knowledge Commission, which was formed some time back, has recommended that we need 800 more universities. Now, if we don't educate these people, and if they are not going to be the part of the workforce, it is very difficult that, like Vinodji rightly put it, this can be a demographic disaster. All India Council for Technical Education has itself said that in the last 3 years, almost the enrollment in management colleges have come down by 30%. That's not a small number. Sir, we are coming back to the UP state now, because you are the custodian of technical education here, and you will be the best person, the two of you, to give an insight into this scenario. Why do you think this is happening, and what is the reason? Iski wajah kya hai, sir? Madam, thank you very much. First of all, I am very pleased to be in this program, and it's a very good initiative on the part of Zee Sangam to actually organize this program right here in Lucknow. And very glad to see young, youth sitting here in this program besides the stakeholders from the industry. एक जो धारणा बनी हुई है कि आज इंजीनियरिंग एजुकेशन में डिक्लाइन है, वो सही नहीं है. जो तथ्य हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत हैं. लास्ट ईयर और इस साल के अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर जो यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का इंटेक था वो इस साल 12 से 15% बढ़ा है. एनरोलमेंट की जहां तक बात करें, अभी इस साल का एनरोलमेंट पूरा नहीं हुआ है, तो मैं बोल नहीं सकता सिवाय इसके कि आशा कर सकता हूं कि इस साल बहुत अच्छा होगा. लेकिन लास्ट ईयर और उससे पहले के साल में जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों देयर वाज ए इंक्रीज, तो वो भी इंक्रीज है. नंबर ऑफ कॉलेजेस के बंद होने का भी, लास्ट ईयर हमारा एनरोलमेंट में डेफिसिट था 27%. अच्छा, यहां मैं एक बात बता देना चाहता हूं. नॉर्मली मैडम क्या होता है कि जो सीट्स खाली रहती हैं उसके बेस पे हम ये कह देते हैं कि डिक्लाइन हो रहा है. ऐसा नहीं है. हर साल हर कॉलेज बढ़ोतरी मांगता है अपनी सीट्स की. इस बार मान लीजिए एक कॉलेज के पास 60 सीटें हैं, वो अगले साल मान लीजिए 120 कर देता है, तो एक साल में उसकी जंप हो गई 100%. लेकिन एक साल में 100% एडमिशन में जंप नहीं होगा. एडमिशन में हो सकता है 20% जंप हो, तो वो 100 सीट के कंपैरिजन में हो सकता है 40 सीट खाली रह जाए. मेरा ये सवाल है कि you can answer the pro vice chancellor, you can answer this question. मेरा ये सवाल है कि अगर इतनी सीट में जंप होने से स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप ये परमिशन देते क्यों हैं? Why if the 60 seats are enough, and if there are 120 seats and 120 seats are not being filled, तो आप परमिशन क्यों देते हैं इनकी? मैं देखिए ऐसा है यादव जी, मैं थोड़ा बता देता हूं. देखिए दो चीजें हैं. कैपेसिटी के दो रूप हैं. एक कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एक कैपेसिटी है ऑपरेशनल कैपेसिटी. आप ये नहीं कह सकते कि आपके घर में आप जो है वो 10 आदमियों के खाना बनाने का सामान नहीं रखेंगे. कम से कम जब एक घर बनाया है तो कम से कम ये तो रखेंगे, बर्तन वगैरह इस तरीके से रखेंगे कि 10 आदमी आ जाएं, खाना बन जाए. ऐसे ही जब एक इंस्टीट्यूट बना है तो उस इंस्टीट्यूट में एक मिनिमम सीट्स तो रखेंगे. तो मिनिमम रखा है 60 सीट्स का. हर बार इंक्रीज होगा 60 सीट्स का. अब ये नहीं हो सकता कि इस बार 60 सीट का इंक्रीज हुआ वो 60 की 60 भर जाएं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि हम चूंकि वो भरेंगी नहीं हम उनको 60 दें ही ना. You think it's a better situation? It's a very very good situation because हमारा जो यूथ है वो वेरी कीन है इंजीनियरिंग में. अच्छा, प्लस इंजीनियरिंग के अलावा हमारे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें हम बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चों को देखते हुए. देखिए हमारे यहाँ के बच्चे अंग्रेज नहीं है, हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों में दिमाग है, हमारे यहाँ के बच्चों में संस्कार हैं, हमारे यहाँ के बच्चों में ऐसी सोच है जो बड़ों का आदर करने की और आगे बढ़ने की सोच है. Kindly just tell what are the different programs that you have here. The second question is, ये जो programs है आपके उसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए क्या? Because these are, they are upcoming rising people, they want new things. employment की गारंटी चाहिए उनको. सो इसके ऊपर आप कुछ बता सकते हैं क्या? सन 95-96 की बात करें, सन 95-96 95-96 में लगभग 4 या 5 पूरे इतने बड़े स्टेट में, जब उत्तराखंड और यूपी एक साथ हुआ करते थे, 4 या 5 कॉलेज हुआ करते थे. और उस समय एक
एक धारणा बन गई थी गेटिंग इनटू द इंजीनियरिंग सीट इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो शायद एक माइंडसेट है वो आज भी कैरी कर रहा है कि इंजीनियरिंग में अगर इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी है तो शायद वो सारी की सारी सीटें फिल हो जानी चाहिए। हम इस चीज पर जो सर ने कहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो कॉलेज जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छे, जैसा आपने वीडियो में देखा था, नोएडा, लखनऊ और कुछ ईस्टर्न यूपी में बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ना निहायत ही जरूरी है और उसमें किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। तो इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन कम से कम आज जो है समाज के जो पिछड़े और या जो रूरल एरियाज हैं उनमें सब में एक्सेसिबल है और बच्चों को आसानी से। एक जो मिथ है, मैं फिर से उस की सीटें नहीं भर रही हैं, सर ने भी कहा। हाँ, ये जो ग्लैमर है मैनेजमेंट का या वो कम हो रहा है क्या? नहीं, ये कुछ चीजें दीज आर द मार्केट ड्रिवन। कई बार होता है जैसे मैनेजमेंट में जो इकोनॉमिक सिनेरियो है कंट्री का या लार्जर उसमें वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक सिनेरियो है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी वजह से भी टेम्परेरी अप एंड डाउन आया करते हैं। तो इसमें कोई खास चीज या कोई नई चीज नहीं है। डिस्पाइट दिस ऑल फैक्ट, आज भी जो ब्राइटर स्टाफ है, जो अच्छे कैंडिडेट है, उनके लिए आज भी जॉब की कहीं कोई किसी तरह की कमी नहीं है और अपॉर्चुनिटीज भरपूर अवेलेबल है। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बीटेक के प्रोग्राम के अलावा मैनेजमेंट में, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, अपैरल डिजाइन, इस तरह के कई कोर्सेज, आर्किटेक्चर में कई कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज रन कर रहे हैं। I'd like to go to Mr. Krishna because see, you are representing industry here, and whatever product that they are making in the form of students, finally you are the end user. So from your point of view, kindly tell us that what is your take on this situation? See very clearly, मैं अपनी IT इंडस्ट्री, IT और IT enabled इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो आपको ताजुब होगा कि कंट्री में जितनी मैन पावर डिप्लॉयड है और इस समय IT और IT enabled इंडस्ट्री में उसमें 14% यूपी से आती है। तो अगर ये 14% यूपी के कॉलेजेस नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो आईटी इंडस्ट्री को कहां से मिलेंगे? वेरी क्लियरली। तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल कंट्री को अगर आप देखें तो येस, एम्प्लॉयबिलिटी इज एन इशू। मैं खुद एक को कन्वीनर था प्लानिंग कमीशन के एक टास्क फोर्स का, जिसका मैंडेट था कि लुक एट मेजर्स जो हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन में एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने भी यही पाया कि ओवरऑल ग्रेजुएट्स अगर आप देखें पूरे कंट्री में तो एम्प्लॉयबिलिटी मुश्किल से 10% है। और अगर प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स देखें जिसमें एमबीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक इस कैटेगरी के देखें तो शायद एम्प्लॉयबिलिटी करीब 30% के आसपास है। तो ये पूरे कंट्री में भी इशू है तो यूपी में भी इशू है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री, अगर आप देखिए यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो अच्छे कॉलेजेस हैं प्राइवेट सेक्टर में, उन सब से जाके कैंपसेस में जा जाके रिक्रूट करता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई यूपी को डिफरेंशियल डिसएडवांटेज है। ऑन द कॉन्ट्रैरी, ये जो पूरी बात होती रहती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री कैसे रीप करेगा अगर यूपी नहीं करेगा? वेरी क्लियरली यूपी में अगर पूरे कंट्री की पॉपुलेशन का 16-17% लोग यहां पे रहते हैं तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहां के यूथ को कैसे हम और ज्यादा एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा अगर हम ध्यान अलग ले जाएं टेक्निकल एजुकेशन से वोकेशनल एजुकेशन पे, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। इस समय इतनी अपॉर्चुनिटी है यूपी के पास। अगर आप देखिए कंट्री ने एक टारगेट सेटअप किया है कि 2022 तक उन्हें 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ स्किल्ड लोगों की जरूरत होगी। और अभी 10 लाख भी नहीं हुआ है। तो ये कहां से आएंगे लोग? ये जो बहुत इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु, वहां पे उस तादाद में नहीं आएंगे जितने यूपी से आएंगे। वेरी वेरी क्लियरली। तो हमें जरूरत है कि टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन में भी कैपेसिटी क्रिएशन करें। राइट नाउ वी आर एंडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैनल डिस्कशन एंड यू कैन से। देखिए, एक है पढ़ाई और दूसरा है सिखाई, पढ़ना और सीखना। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी इस समय इस बात पे फोकस कर रही है कि बच्चों को खाली पढ़ाना नहीं है, उनको सिखाना भी है। दूसरी बात यह है कि पूरे स्टेट के जितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 90% प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हो रहे हैं। सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे हर इंस्टीट्यूट में हम लोग तोड़फोड़ जोड़ सेंटर लगा रहे हैं। तोड़फोड़ जोड़ सेंटर में बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि वो कैसे इंडस्ट्री अडेप्टेबल हों।
और जहां तक एम्प्लॉयबिलिटी की बात है, सिर्फ समस्या आती है अंग्रेजी बोलने में। ये लोग सारे जो इंटरव्यू लेने आते हैं ये अंग्रेज होते हैं। अगर इंजीनियर हमारा अंग्रेजी नहीं बोलता, कह देते हैं साहब ये नॉट Yeah, sir, your एम्प्लॉयबल। point is very well taken. And since there is a lot of things that we can talk about this, but this is on a very positive note that we are ending this. Thank you so very much. Now, for the second session, I would like to invite first Professor Rajiv Agrawal, who is the Director, GL Bajaj Institute of Technology. Now, let's have a look at a video of what exactly the purpose it serves. देश का भविष्य कैसा होगा, ये युवाओं के हाथ में है और युवाओं का भविष्य उनकी शिक्षा पर निर्भर करता है। इसलिए ऐसे शिक्षा संस्थानों की अहमियत बढ़ती जा रही है जो बदलते दौर के साथ युवाओं को शिक्षित कर सकें। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आर के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का छठा इंस्टीट्यूट है। इसकी शुरुआत साल 2005 में हुई। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड और यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलेटेड इस इंस्टीट्यूट का सक्सेस मंत्रा है इनोवेशन। छात्रों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए यहां अलग अलग टीचिंग और लर्निंग कॉन्सेप्ट तैयार किए जाते हैं। जीएल बजाज में फिलहाल अलग अलग प्रोग्राम्स में बीटेक, एमबीए और एमसीए जैसे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एक ऐसा संस्थान है जिसका मकसद छात्रों में लीडरशिप, प्रोफेशनलिज्म, कॉर्पोरेट समझ के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज को इनकलकेट करना है। अब हम अपने तीसरे पैनलिस्ट का रुख करेंगे। ही इज प्रोफेसर डॉक्टर सीपी कुशवाहा। मे आई इनवाइट हिम ऑन द पोडियम प्लीज। डॉक्टर सीपी कुशवाहा represents Ashoka Institute of Technology and Management, Varanasi. So please have your seat. अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वाराणसी आपके लिए क्या लेकर आया है, क्या विजन मिशन इसका है, एक वीडियो के जरिए इस पर नजर डाल लेते हैं। वाराणसी हमेशा से शिक्षा के लिए अहम जगह रही है। ऐसे में जब सुरभि चैरिटेबल ट्रस्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी शुरुआत यहीं से की और अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की नींव रखी। लक्ष्य था अशोका इंस्टीट्यूट को शिक्षा के लिए लाइट हाउस एंड एजुकेशनल हब बनाना। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड इस इंस्टीट्यूट की गिनती आज राज्य के बेहतरीन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स में होती है। अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज, वर्कशॉप, ई लाइब्रेरी जैसे आउटस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, एसोसिएशंस और इंडस्ट्री अलायंसेज की मदद से अशोका इंस्टीट्यूट ने अपनी अलग पहचान बनाई है। प्लेसमेंट्स के लिहाज से अशोका इंस्टीट्यूट वाराणसी का बेस्ट प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट है, जो अपनी बेहतरीन इंडस्ट्री अलायंस की मदद से हजारों युवाओं के सपनों को हकीकत में बदल रहा है। इस दूसरे सेशन में हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंडस्ट्री के लोग मौजूद हैं। हम चाहेंगे मिसेज उमा कि आप सेकंड सेशन की शुरुआत करें। Thank you very much, Niharika. Rajiv ji, the first question goes to you, of course. Yeah. I saw your presentation over here. It's very impressive, I must say, and it says that how the public-private partnership in a state like Uttar Pradesh is really helping the lot of students. Also, I would like to know from you, it's a generic question, of course, what is the contribution of the private education, private industry to the education in Uttar Pradesh? थैंक यू मैम। जैसा आपने कहा कि प्राइवेट कॉलेजेस का इंडस्ट्री के टर्म में क्या योगदान है, और जैसे कि पूर्व में जो भी वक्ता थे उन्होंने भी प्रेजेंट किया कि आज की डेट में जो भी 90% जो भी हमारी नीड है वो प्राइवेट कॉलेजेस से पूरी होती है। तो आई थिंक जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं आज की डेट में, if you talk about any of the industries which includes your TCS, which includes Infosys, Accenture, Capgemini, many companies, ये सारी कंपनीज आज की डेट में जो 90% अपना एम्प्लॉयमेंट है या जो अपने एम्प्लॉय है या अपना कैंडिडेट्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट कॉलेजेस। आई थिंक द बेस्ट पार्ट एज फार एज प्राइवेट कॉलेजेस इज कंसर्न इज दैट दे आर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट where the students can go to any of the top-notch company, including Microsoft also. Thank you so much. Right.
Professor Kushwaha, I would like to know your take on this. What? In Uttar Pradesh, there is a great opportunity for the private colleges. For example, our institute is located in a city where 4 universities are already existing. Still, we are emerging as a very good college in eastern Uttar Pradesh, and the pass out student of our college are getting good placement. Yadav ji, since you are the custodian of technical education and you have heard both the parties which are into private industries talk about the education here, what is your take on this? Actually, if you look at the countries, first country, so it's a country of 1.2 billion. And when it comes to the gross enrollment ratio for the higher education, we are somewhere around 12% to 13%. Now, if we compare with the Western countries and if we have to meet them, अगर हमको उसके स्टैंड पर जाना है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को लगभग हमको 40 से 50% तक ले जाना पड़ेगा. ये बहुत जरूरी है. इसके लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिना प्राइवेट पार्टिसिपेशन के वो संभव नहीं है, गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं है. और शायद यही था कि सन 94-95 आज से 20 साल पहले जहां 4 या 5 गवर्नमेंट सेक्टर में हुआ करते थे, कुछ IIT, IIIT, आज अगर ये पार्टिसिपेशन अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से अगर ये पार्टिसिपेशन ना होता तो शायद जितना मौका आज इंजीनियरिंग इस यूथ को, इस जनरेशन को मिला है, वो शायद संभव नहीं था. Agarwal ji, how do you keep up with the competition in this sector? Because there are so many private players in this field now. इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट में हमेशा गैप रहता है. एंड वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लेट्स से the academic capability of the student and the placement. But यहाँ पे तीसरा एक बहुत मुख्य पॉइंट है जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. आज की डेट में अगर हम ये देखें कि हम हमेशा एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं या प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं, पर प्लेसमेंट हर एक को तो नहीं मिल सकता मैम. प्लेसमेंट की एक अपनी लिमिट है, हर एक कंपनी की अपनी. तो क्या करते हैं आप प्लेसमेंट के लिए? तो उसके लिए लेट्स से हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने हमें सपोर्ट किया है, विच इज इन टर्म्स ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर. सो वी हैव डेवलप्ड इंक्यूबेशन सेंटर विद द सपोर्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, which provides a platform to the student to incubate and come up with the product and lead to entrepreneurships in the student. Oh, that's very good. What about you, Kushwaha ji? Jobs. For the job purpose, we must look for the local area, local need of the industries, and also we must consider the impending demand of the industries. Thank you so very much. And on this very, very positive note, we have two large private players with us. We are ending this panel discussion. Zee Sangam has been committed, and I use the word committed because they are not a news channel only. They are a partner in this road towards better education. So Zee realizes the importance of how education can transform the social as well as the economic sectors of India and make India a very progressive state. जी संगम कैसे अपने सामाजिक सरोकारों को लेकर आगे बढ़ता आया है, ये जानने के लिए हम गुजारिश करेंगे जी संगम के एडिटर और जी मीडिया के न्यूज ऑपरेशन हेड वासंत मिश्र जी साहब कि कृपया आप मंच पर आएं. सबसे पहले तो हम आभारी हैं जेडएमसीएल की तरफ से, जी संगम की तरफ से, अपने 2 स्पॉन्सर्स के, कि जिनकी मदद से हम लोग इस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक डिस्कशन करा सके. मैं सुन रहा था डिबेट, मेरी पढ़ाई यहीं हुई है लखनऊ में. अगर आंकड़े की बात करें, जैसा कि यूपी टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर या प्रो वाइस चांसलर साहब बता रहे थे, तो डेटा ठीक है. डेटा में अगर हम ड्रॉप आउट की बात करते हैं या स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ऑल इंडिया लेवल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो है उतना खराब नहीं है. तो मेरा ही मानना है कि हिंदी मीडियम के लोग, जो प्रोफेसर वाइस चांसलर साहब कह रहे थे, वो सही है कि हिंदी के स्टूडेंट में एप्टीट्यूड अच्छा होता है, उनकी क्रिएटिविटी अच्छी होती है, उनका आईक्यू लेवल ज्यादा अच्छा होता है. लेकिन आपको मार्केट के साथ अगर अपने प्रोडक्ट को ओपन मार्केट में उतारना है तो आपको उनके पैरामीटर्स पे उतरना पड़ेगा. तो ये कुछ मेरे सुझाव थे एक स्टूडेंट के नाते. हम इसी राज्य के रहने वाले हैं कि हम लोगों को अपने सिलेबस के साथ साथ पर्सनालिटी ग्रूमिंग और परसेप्शन और मार्केटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए. अपने कॉलेजेस को, अपने इंस्टीट्यूट्स को जो लोग चला रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.
मिस्टर विनोद दास प्लीज आप मंच पर आएं। वासन जी आप मंच पर आएं। निवेदन करते हैं जो पैनलिस्ट हमारे रहे हैं वो मंच पर आएं ताकि हमारे एडिटर और बिजनेस हेड उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें फॉर अ पिक्चर मोमेंट।